अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद हैं सहरयाब आफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। जानेंगे फीफा विमेंस वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ दिलचस्प हक़ाइक़। इस बार कितनी टीम्स ने हिस्सा लिया और क्या फीफा जनरेट कर पाएगा इस वर्ल्ड कप से पसंदीदा रेवेन्यू, इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट। जॉन कैम्पर ट्रॉफी, बार्सिलोना और टॉटनहम के दरमियान होने वाले मैच में बार्सिलोना की जबरदस्त परफॉर्मेंस। टॉटनहम को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले जारी। फ्रांस और मोरक्को के दरमियान खेले जाने वाले मैच में फ्रांस ने मोरक्को के ख्वाब को किया चकनाचूर। 0 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप में कोलंबिया ने 0 के मुकाबले में जमैका को 1 गोल से शिकस्त देकर मैच में फतह हासिल की। पाकिस्तान में विमेंस फुटबॉल की कोचिंग है नामुमकिन। किरण गौरी का ऐसा क्यों है कहना, फेडरेशन से नाला क्यों है, जानिए आज के प्रोग्राम में। लियोनेल मेसी की आमद के बाद मेजर लीग सॉकर की चांदी हो गई, क्या वजह बनी इसकी, जानिए आज के प्रोग्राम में। ट्रेबल जीतने वाली मैनचेस्टर सिटी के डिफेंडर खिलाड़ी ने आखिर क्यों लिया यू टर्न। वेस्ट हैम ने डिफेंडर और मिडफील्डर खरीद लिया, क्या बना पाएंगे वेस्ट हैम की परफॉर्मेंस को इस सीजन में बेहतर। इनिएस्टा नहीं नजर आएंगे मेसी के साथ खेलने की ख्वाहिश रह गई। स्टार फुटबॉलर, जी हां, अल इत्तेहाद के करीम बेंजेमा ने सऊदी प्रो लीग ज्वाइन करने के बाद उम्रे की सआदत हासिल कर ली। ये सब कुछ तफसील से देखिए आज गोल्डन बूट में। यह बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे बार्सिलोना की। आफरीदी, आपसे ये मैं जानना चाहूँगा कि बार्सिलोना कैसी नज़र आ रही है अपनी ला लीगा इस सीज़न को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि पिछले मैचेस भी, फ्रेंडलीज भी उन्होंने जीते हैं, रियल मैड्रिड को भी शिकस्त दी थी और यहाँ पर टॉटनहम को भी। क्लिनिकल परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर प्री सीज़न, क्योंकि प्री सीज़न अली एक ऐसी चीज़ होती है जो आपका एक टेम्पो सेट करती है। आप अपनी कम्बिनेशन, जो बेस्ट कम्बिनेशन होती है वो आप ढूंढते हो कि क्या होगा जो लीग की शुरुआत में मैं स्टार्ट करूं। तो जावी ने कम्बिनेशंस काफ़ी ट्राई किए हैं। इसमें सिर्फ एक ही डिफीट इनको हुई है जो इनके लिए कंसर्निंग थी, वो आर्सेनल से 5-3 हार गए थे। बाकी तो इन्होंने सारी टीमों के खिलाफ काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। बार्सिलोना यूजुअली जो है पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलती है, टिकी टाका फुटबॉल, लेकिन जावी को पता है कि उनके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उनसे वो मैक्सिमम किस तरह ले सकते हैं, तो इसलिए काउंटर अटैक पे भी ज़्यादा रिलाई कर रही है ये जावी की। क्या कहते हैं इस मैच के, आइए आपको दिखाते हैं। और ये देखिए 14 शॉट्स थे टॉटनहम की तरफ से, 14 ही बार्सिलोना की तरफ से थे। शॉट्स ऑन टारगेट 8 थे बार्सिलोना के, जिनमें से 4 को कन्वर्ट किया, 6 थे टॉटनहम की तरफ से। पोजीशन आप देख रहे हैं, पासेस आप देख रहे हैं, और इसके साथ साथ कॉर्नर्स भी 8 मिले हैं बार्सिलोना को, 9 मिले हैं टॉटनहम को। अफरीदी पोजीशन यहाँ पे ज़्यादा रखा है, शॉट्स भी ज़्यादा थे, लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी कि उन शॉट्स ऑन टारगेट को कन्वर्ट किया है। आपको लगता है कि फाइनल जो 11 है वो मिल गई है यावी को ला लीगा की जो सीज़न शुरू हो रहा है उसके लिए, या कहीं पे कोई कमी बेशी आपको लगता है? एक आध जगह है जहाँ पे वो मतलब चीज़ें अभी तक फिक्स नहीं है। अब जैसे जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे भी अब राइट साइड पे रफीनिया काफ़ी अच्छा खेलते हैं, पिछले सीज़न भी दिखाया और इस सीज़न भी नज़र आ रहा है कि वही परमानेंट उनकी प्लेस है। लेकिन लेफ़्ट साइड पे हो सकता है कि उनको अब जैसे आंसू फाटी भी अच्छा खेले हैं, लमीन या माल जो उनकी यंगस्टर हैं वो काफ़ी अच्छा खेले हैं, लेकिन उनको स्टार्ट तो मुश्किल सी ही होगा। एक मतलब पहले से एस्टैब्लिश प्लेयर ही स्टार्ट करेगा उधर से। अब लेवेंडोव्स्की जो स्ट्राइकर हैं वो पोजीशन जो है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि नेमार आ जाते हैं तो वो बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाएगा। अगर नेमार किसी तरह आ जाते हैं और पुल ऑफ कर लेते हैं वो डील सऊदी के थ्रू लोन के ज़रिए, बाकी तो ख़रीद नहीं सकते, तो वो जगह भी फिल हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल डिफेंसिवली काफ़ी स्ट्रांग है, गोलकीपर उनका काफ़ी अच्छा है। और तो ये सारी जगहें, जो मिडफील्ड है गावी और जो पेड्री हैं, तो वो काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुके हैं पिछले सीज़न में। तो इस दफ़ा आपको लगता है कि चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करने, चैंपियंस लीग के लिए तो क्वालिफाई किया हुआ है, चैंपियंस लीग में आगे कितना जाएंगे वो डिपेंड करता है। ला लीगा में तो मुझे स्ट्रांग लग रहे हैं, इस बार भी रियल मैड्रिड को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इनको हराने के लिए। ये वाला हाल नहीं होगा ना जिस दफ़ा चैंपियंस लीग में। हाँ, एटलीस्ट ग्रुप स्टेज में उस तरह से बुरी शिकस्त, और फिर यूरोपा लीग में भी आप फ्रैंकफर्ट से हार गए, तो वो इतनी एम्बेरसमेंट मुझे लगता है कि इस बार नहीं होनी। दूसरा ये कि एक फैक्टर होगा कि इनका जो स्टेडियम है वो रिनोवेशन के लिए चला गया है, तो ये एक और स्टेडियम में चले गए हैं जो 1 साल एटलीस्ट वहाँ खेलेंगे।
तो एक अनफेमिलियर कंडीशन होंगी, तो उधर देखना पड़ेगा कि किस तरह adjust चलिए लेट्स सी क्या फ्यूचर होगा बार्सिलोना का। मोरक्को का सफ़र इस वर्ल्ड कप में इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है, लेकिन किस तरह से देखते हैं आप उनका जर्नी यहाँ तक पहुँचने का? जी बहुत ही आउटस्टैंडिंग, उनको जितनी भी आप क्रेडिट दे, जैसे मेंस टीम ने हिस्ट्री रकम की, तारीख रकम की, इसी तरह वुमेन्स ने भी हिस्ट्री कायम की कि अरब की पहली कंट्री बन गई जिन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना भी बड़ी अचीवमेंट थी, उसके साथ आपने ग्रुप स्टेज से आगे निकल के राउंड ऑफ 16 तक पहुंचना, और काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। अब ऑब्वियसली फ्रांस जो है एक सीनियर प्रो टीम थी, उनके अगेंस्ट डिफेंसिवली वीक नजर आई इस मैच में। अगर बाकी मैचेस की तरह वो अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करती तो फ्रांस को भी टफ टाइम दे सकते हैं। आपके सामने है एक शॉट्स था मोरक्को की तरफ से और 15 शॉट्स से फ्रांस की तरफ से। शॉट्स ऑन टारगेट कोई भी नहीं था मोरक्को की तरफ से, 5 से फ्रांस की तरफ से। पोजीशन भी ज़्यादा था, 75% फ्रांस के पास था, 25% मोरक्को के पास था। और पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं, और कॉर्नर्स 2 मिले हैं मोरक्को को, कोई भी नहीं मिला फ्रांस को। फ्रांस की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देख रहे हैं, और रेटिंग 9.2 थी। गोल्स 2 हैं, टचेस 56 हैं, एक्यूरेट पासेस 65% है, सक्सेसफुल ड्रिबल्स जो हैं 100% है, पासेस इनटू फाइनल थर्ड 3, एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स 100% है, और रिकवरीज जो है वो 5 हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस फ्रांस की तरफ से, और मोरक्को को 0-4 से हराकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मोरक्को का सफ़र यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। नेक्स्ट मैच जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है जमैका वर्सेस कोलंबिया का, और ये मैच कोलंबिया ने 0 के मुकाबले में 1 गोल से जीत लिया है, और जमैका का सफ़र भी इख्तिताम पजीर हुआ इस वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप में। जी हाँ, 0 के मुकाबले में 1 गोल से जीत लिया है ये मैच। किस तरह से देखते हैं आप इस मैच को और कोलंबिया की परफॉर्मेंस को? कोलंबिया बहुत ही अच्छा खेल रही है। अगर आप कंटेंडर्स में से जो टीम हमें लगता है, फॉर एग्जांपल जैसे स्पेन है, सबको पता है कि काफ़ी बड़ी कंटेंडर है, नीदरलैंड्स हैं, पिछली बार भी फाइनल में पहुंच चुकी है, इंग्लैंड बहुत ही हॉट फेवरेट टीम है, लेकिन जिसने सबको सरप्राइज़ किया है और इवन जर्मनी जैसी टीम को टूर्नामेंट से आउट कर दिया है वो है कोलंबिया। और कोलंबिया बहुत ही अच्छा खेल रही है इस टूर्नामेंट में। अंडरडॉग्स अगर कहें तो गलत नहीं होगा, और सरप्राइज कर सकते हैं क्योंकि इनका भी इंग्लैंड के साथ क्वार्टर फाइनल है। तो बहुत ही एक्साइटिंग होगा, खास करके लिंडा काइसेडो काफ़ी अच्छा खेल रही है, और कैप्टन इनकी जो ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर है उन्होंने भी काफ़ी इंप्रेस किया है। तो अब देखना पड़ेगा इनका जो असल मैच है वो इंग्लैंड के साथ ही होगा। चलिए स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं, इस मैच के स्टैट्स क्या कहते हैं। और ये आप देख रहे हैं 6 शॉट्स थे यहाँ पर जमैका की तरफ से, जबकि कोलंबिया की तरफ से 11 थे शॉट्स ऑन टारगेट, 3 थे कोलंबिया की तरफ से, जमैका की तरफ से 2 थे। पोजीशन भी आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं, कॉर्नर 7 मिले हैं यहाँ पर कोलंबिया को, 3 मिले हैं जमैका को, और रेटिंग आप देख रहे हैं इनकी 8.3 थी, टचेस 65 थे, असिस्ट 1 था, एक्यूरेट पासेस 64% थे, चांसेस जो क्रिएट किया वो 1 था, पासेस इनटू फाइनल थर्ड 8, टैकल्स 1 जो है वो 62% थे। अफरीदी ये भी अच्छी बात है कि काइसेडो के अलावा और भी ऐसे प्लेयर्स हैं कोलंबिया के बाद जो परफॉर्म कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर भी हैं, कैप्टन भी हैं, लीड भी करती हैं, तो ओवरऑल काफ़ी एक अच्छी टीम बन गई है। उज़मे जिन्होंने गोल स्कोर किया था वो काफ़ी अच्छी प्लेयर है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं माज अहमद, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और काफ़ी गहरी नज़र है इनकी पाकिस्तान के फुटबॉल के ऊपर। जी माज, सबसे पहले तो क्या आपके पास लेटेस्ट हैपनिंग है? डीजी स्पोर्ट्स ने क्या इंकशाफात किए हैं? मेरे सुनने में आया कुछ इंकशाफ किए हैं उन्होंने। जी हाँ, प्रेस में एक इंटरव्यू उनका आया है, और उन्होंने जो इंकशाफ किया है वो वेन्यू के हवाले से ही है, जो क्वालिफायर के लिए हो रहा है, वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए। जी हाँ, उस वेन्यू के लिए अब उन्होंने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी की जानिब से एक बाज़ाब्ता रिक्वेस्ट उनको नहीं दी गई, इस वजह से उन्होंने वेन्यूज़ के ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। शुएब खोसो साहब जो है, अब उन्होंने बॉल अगले की उसमें फेंक दिया है कोर्ट में, और आप हैरान होंगे ये जानकर के उन्होंने बताया कि जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद वाला जो है उसमें ये तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, अगर कोई फैसिलिटी नहीं है तो उसको बेहतर बनाने की गुंजाइश भी फेडरेशन के पास या बोर्ड के पास इन्होंने कहा है। जी इन्होंने कहा है। तो इन्होंने बेसिकली क्या कहा कि इन तक क्यूरी ही नहीं आई। एग्जैक्टली। अब मोस्ट प्रोबेबली जब मुझे जो गट फील मुझे आ रहा है वो ये आ रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली वो चाह रहे थे कि समथिंग इन ब्लैक एंड वाइट, उन्हें कुछ रिटर्न, जैसे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से कोई लेटर हेड के ऊपर बाज़ाब्ता रिक्वेस्ट ओरिजिनेट करता और फिर इन ब्लैक एंड वाइट वो उसे रिस्पॉन्ड करते। क्या पता फेडरेशन हॉलीडे पे जाना चाह रही हो कि सऊदी अरब भी घुमाएंगे और साथ में मैच भी खेलाएंगे। ये अब तो मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन ये हालात ऐसे ही लग रहे हैं ना कि मतलब पहले भी ऐसा हुआ था स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ कि इनकी तरफ से प्रॉपर वो नहीं किया गया था, उन्होंने कहा जी एनओसी जारी नहीं किया गया, और फिर जब किया गया तो उस पर भी उनके यही लेम एक्सक्यूजेस थे या उनके एक्सक्यूजेस वैलिड थे।
फेडरेशन के लिए एक्सक्यूजेस थे, अब इन्होंने भी कह दिया है। वो बात वही है, जैसे ही सर पे आती है तो फिर आप कह देते हैं कि जी हमारी तरफ से तो हर चीज़ रेडी है, अगलों ने नहीं कहा। और यही बात मैं पिछले कई शो से मैं मुत्तफिक हूँ आपकी बात से, रेड टेपिज्म है, दोनों में दफ्तरी मामलात में डिले है। मगर अब जब वो इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं प्रॉपर मीडिया ज़राए के प्लेटफॉर्म पर कि हम अगर आप रिक्वेस्ट ओरिजिनेट करते हैं तो हम आपको एक्सप्लेनेशन तो फेडरेशन क्यों खामोशी का रोज़ा नहीं तोड़ती? क्या उनका मसला है, क्यों नहीं बात करते, या क्या मसला है उनके साथ? जनाब मुझे ये लगता है, मेरे मुशाहिदे के मुताबिक ये मामला जितना भी वर्बली या वर्ड ऑफ माउथ से जितना फैला है, ये तमाम उसकी मेहनत है। अगर ऑफिशियली उनका नहीं है ना, उनकी मैनेजमेंट नहीं है, साफ नज़र आ रहा है। वो एनओसी के मामले पे भी आप देखें तो फेडरेशन की कोई मैनेजमेंट नज़र नहीं आ रही। जो अभी करंट उनके लोग हैं, यहाँ के मामले पे देखें तो यहाँ तो इसको वो रिफ्यूज़ करें कि जी हमने बताया, और ये उसके जो है वो रिटर्न उसका वो जो क्या मुझे लगता है कि सबूत है कोई कि इस तरह का कोई एक्शन आना चाहिए ना, कि ये हमारे पास रिटर्न सबूत है, ये हमने दिया था। लेकिन वो तो चुप करके बैठ जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। वो भी उनके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ऐसे, वो सारे वल्नरेबल है। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि वो उनके सोशल मीडिया के ऊपर उनके सारे इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। तो वो अगर सोशल मीडिया कोई अपना कोई एक ऑफिशियल ऑफिस के तौर पर यूज कर रहे हैं, सोशल एंटरप्राइज के तौर पर, डीजी स्पोर्ट्स का काम तो नहीं कि वो सोशल मीडिया से जाके आपका लेटर देखे कि आपकी रिक्वेस्ट आई है या नहीं आई। इनके बाकी नुमाइंदों तक मेरा ये वहां से पहुंचाया जा सकता था। चलिए, पर ये जो मैच है अभी तक व्यूवर्स हम आपको बताते हैं कि ये ऐसे ही है, और लेट्स सी अब इस पे मुझे तो लगता है कि जवाब जरूर देना चाहिए फेडरेशन को। अब अगर वो चुप रहते हैं तो दैट मीन्स कि डीजी स्पोर्ट्स जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और उनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई। अब हम बात करेंगे किरण गौरी। जी हाँ, ये भी नाराज है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन थे। हम तो हैं ही नाराज, हम तो पूरे सिस्टम से ही नाराज हैं। और वो कहते हैं नाराज वही होते हैं जिनको राजी करना पड़ता है, या जो ये हक रखते हैं। तो हमें लगता है शायद हम हक रखते हैं, इसीलिए हम अपनी तनकीद कर देते हैं। ये भी नाराज हैं, क्या वजह हुई है? इनका अभी रिसेंटली प्रेस में एक स्टेटमेंट आया है और बड़ा डिटेल्ड इन्होंने कमेंट किया है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पे। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इज लाइट ईयर्स बिहाइंड द रेस्ट, और पाकिस्तान हैज लॉन्ग पाकिस्तान कहा तो सही है वैसे उन्होंने। अच्छा, इनका जो डोमेस्टिक एक्सपोजर है वो ये है कि ये 4 साल वापडा की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। ये 2005 में नेशनल चैंपियनशिप भी जीतने वाली टीम का हिस्सा रही हैं। अच्छा। और AFCA लाइसेंस हासिल कर चुकी हैं। अब उसके बाद जब फीफा ने सस्पेंशन लिफ्ट की थी तो इनके मुताबिक लाइसेंसिंग के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ये थी, लेकिन यूएफए के लिए एग्जैक्टली इन्होंने AFC की वो की हुई है, कोचिंग कोर्स किया हुआ है, सर्टिफिकेशन है डिफरेंट है, लेकिन उसी का इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट यूएफए का भी है। तो वो अदील रिजकी जो हैं उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है यूएफए का, जो B कैटेगरी का कोर्स है, रियली शॉर्ट, लेकिन वो A कैटेगरी में नहीं आता। बट दैट्स हार्ड टू बिलीव कि उनको कहा जा रहा है कि उनके पर्सनल टर्म्स की वजह से उनको कोचिंग दे दी गई है। कमेंट है एंड आई रिस्पेक्ट इट। हार्ड टू बिलीव, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी कोई कर सकता है। बाय द बुक होता है सब कुछ, लेकिन अगर हुआ पाकिस्तान, यहाँ पे हो सकती हैं ये चीज़ें, और यहाँ पे बड़े मामलात ऐसे होते हैं। एनीवेज, आपको लगता है इनको हक मिलना चाहिए था, इनका राइट बनता था? अगर तो वो एलिजिबल एज अ विमेन जो है वो कर सकती हैं कोचिंग। अगर उनका रेज्यूमे स्ट्रांग है, वो क्वालिफाई करती हैं, तो डेफिनेटली उनको चांस दिया जाना चाहिए। लेकिन अदील जो है उनके लिए तो अब एक विंडो ओपन है ना, उन्होंने तो परफॉर्म करवाया टीम को। एग्जैक्टली, इसमें तो कोई डाउट नहीं। यू सेड इट ऑल। उन्होंने तो परफॉर्म करके दिखा दिया। अब इनको B सर्टिफिकेट है जैसे, लेकिन उन्होंने काम करके दिखाया, उन्होंने काम करके दिखाया है। तो यहाँ पे फिर इनकी ये बात जो है उसको लेट्स सी किस तरह से क्या जवाब वो देते हैं या नहीं देते। और अभी हम बात करेंगे पाकिस्तानी प्लेयर, नेशनल प्लेयर राहिस नबी के बारे में। क्या अपडेट है इनके बारे में आपके पास मास? राहिस नबी ने रिसेंटली पाकिस्तान नेशनल टीम ज्वाइन की है और उनका शामिल हो जाना इज़ रियली रियली गुड। पाकिस्तानी नेशनल है या ब्रिटेन नेशनल है? थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए। ये बरतानवी शहरी हैं, बरतानिया में ये पैदा हुए थे और वहीं पे बॉर्न एंड रेज्ड इन इंग्लैंड की लीग 2 जो है उसमें खेल चुके हैं। अच्छा, किस टीम के लिए? रेडिश यूनाइटेड के लिए ये पहले खेलते रहे हैं। और अभी 2021 से पहले ये खेल रहे थे। अभी फ्री एजेंट के तौर पर वो अवेलेबल हैं। अच्छा। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान को अब मैचेस मिलना शुरू हुए हैं और ये एक्नॉलेज भी किया है कि वी हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म अप टू पार, लेकिन हमें लगता है कि हम कामयाबी के रास्ते पे गामजन हो चुके हैं। अच्छा। क्योंकि अब मैचेस मिल रहे हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
तो इंशाल्लाह विल बी एबल टू परफॉर्म इवन बेटर। रिसेंटली इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें इन्होंने बताया कि अनफॉर्चुनेटली हम उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके जैसा हम कर सकते थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुस्तकबिल के बारे में हम बहुत पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान टीम जो है उनको मैचेस मिलना शुरू हो गए हैं, रेगुलर मैचेस जो है वो अब मिल रहे हैं, डेफिनेटली दे विल बी एबल टू परफॉर्म अप टू पार। चलिए, ये अभी फ्री एजेंट हैं, रेड यूनाइटेड के लिए खेल रहे थे साल 2021 तक, और ये बर्नले के डेवलपमेंट स्क्वाड का भी हिस्सा रह चुके हैं। बर्नले वही टीम है जिसने रिसेंटली इंग्लिश प्रीमियर लीग में प्रमोशन हासिल की है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो उसमें अच्छी भी खबर है कि ऐसे प्लेयर्स जो है पाकिस्तान की नेशनल टीम का हिस्सा हैं, और बहुत शुक्रिया माज, आपने हमें ज्वाइन किया है। आपको दोबारा से हम अपने शो में इनवाइट करेंगे, यहाँ पर प्रोग्राम में शामिल करेंगे लेटेस्ट हैपनिंग फुटबॉल की दुनिया में क्या चल रहा है। सबसे पहली खबर हमारे पास क्या है आइए आपको दिखाते हैं, और ये है लियोनेल मेसी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के बारे में। एवरेज टिकट प्राइस टू सी मेसी एंड इंटर मियामी। जैसे हमने पहले भी बताया था व्यूअर्स को कि टिकट प्राइसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट जो वीआईपी सीट्स हैं उनकी 1 लाख से भी ऊपर, $1 लाख से भी ऊपर चली गई हैं, और स्ट्रेटेजी के लिए इन्होंने प्राइसेस बढ़ाई हैं। पहले $35 अगर एवरेज थी तो अब 200 प्लस हो गई है, मतलब $200 प्लस। जो सबसे चीपेस्ट टिकट है, जो सबसे चीपेस्ट वो एक सीट है, वो आपको एटलीस्ट $200+ में मिलेगी, और जो वीआईपी है वो 100 जो कि पहले $31 में मिल जाती थी, अब वो 250 से भी ऊपर चली गई। जी बिल्कुल। तो ये मेसी का इम्पैक्ट है। आप देखें कि उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है वो अब इस तरह वापस मिल रहे हैं। वो तो मुझे लगता है 4 महीने में पूरा कर लेंगे जो इन्वेस्ट किए उन्होंने। नेक्स्ट जो है वो खबर है काइल वॉकर के बारे में, क्लोज टू एक्सेप्ट न्यू डील प्रपोजल रिसीव्ड बाय मैनचेस्टर सिटी इन द लास्ट 24 आवर्स। जैसे पहले हमने बताया था कि काइल वॉकर ने बायर्न म्यूनिख के साथ डील एग्रीमेंट कर लिया था, साइन कर ली थी, लेकिन अभी उन्होंने यू टर्न लिया है क्योंकि मैनचेस्टर सिटी से मोस्टली प्लेयर्स जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि अब इन्हीं प्लेयर्स को, नए प्लेयर्स खरीदने बहुत महंगे हो रहे हैं। अब जैसे ऑलमोस्ट 100 मिलियन का उन्होंने जॉस्को गॉर्डियोल खरीदा है, तो अब नए प्लेयर्स के ऊपर स्पेंड करने के बजाय उन्होंने करंट प्लेयर्स को ही अच्छी ऑफर दी। अब इन्होंने जो ऑफर टेबल पे रखी है वो इतनी अच्छी थी कि उन्होंने यू टर्न लेके मैनचेस्टर सिटी वाली ऑफर ही एक्सेप्ट कर ली है, और बायर्न म्यूनिख को कहा है कि बस उन्होंने कहा आप हैरी केन को ही ले लें तो बड़ी बात है, मुझे छोड़ दें आप। खबर जो है वो वेस्ट हैम हैव अग्रीड डील्स फॉर हैरी मैगवायर एंड जेम्स वार्ड-प्राउस। जी आफरीदी, जैसे हमने पहले बताया था वार्ड-प्राउस का इन्होंने 30 मिलियन ऑफर की थी साउथहैम्पटन को। साउथहैम्पटन ने कहा था कि हमारी वैल्यूएशन के मुताबिक 40 मिलियन का है। उन्होंने कहा टिकट और लिव इट 30 मिलियन से ज्यादा नहीं दे रहे। अच्छा, वो फिर साउथहैम्पटन ने उस टाइम रिजेक्ट कर लिया था। अब कुछ बोनसेस मिला के इन्होंने कहा है कि हम जो फिक्स्ड प्राइस है वो 30 मिलियन ही देंगे, लेकिन बोनसेस में आपको 10 मिलियन देंगे। तो अब डील हो गई है। वार्ड-प्राउस भी उनको मिल गया है, और साथ में हैरी मैगवायर जो कि एरिक टेन हैग इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और किसी भी तरह चाहते थे कि ये निकले यहाँ से। जी, उनको तो कोई भी पसंद नहीं है उनको, तो मेरे ख्याल में। चले एनीवेज देखते हैं कि उनकी पसंद के खिलाड़ी उनके लिए इस सीजन में क्या करेंगे। नेक्स्ट एक ऐसी शॉकिंग न्यूज़ है, और ये न्यूज़ इसलिए शॉकिंग है क्योंकि बड़ी तमन्नाएं थी दिल में कि काश ये हो जाता। एंड्रे इनिएस्टा हैज साइंड विद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स प्रो लीग साइड। और अफरीदी, ये मैं तो पहली दफ़ा ये सुना है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कोई इस लेवल का प्लेयर जो है वहाँ पे खेलेगा। जी बिल्कुल, वहाँ पे भी क्लब्स हैं कतर में। और ये क्यों चले गए? एक्चुअली में आप अपनी उसको देखते हैं ना, प्रेफरेंस को, ओवरऑल जो पैकेज आपको मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि इंटर मियामी गल्फ कंट्रीज जितना पैकेज कोई भी। नेक्स्ट पहले खबर आई थी साडियो माने के बारे में, और अब करीम बेंजेमा अल इत्तेहाद की तरफ से इन्होंने सऊदी प्रो लीग को ज्वाइन किया है और अब उम्रे की सआदत भी हासिल कर ली है। ये पहले भी चाहे यूरोप में थे, लेकिन उम्रा और हज के इनकी अक्सर रील्स और पोस्ट्स आती थी, और अभी यहाँ पे उम्रे की सआदत हासिल कर ली है साडियो माने के बाद। तो ये इन प्लेयर्स के लिए तो पैसों के साथ साथ ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया कि जब चाहें अब उम्रा कर सकते हैं, अपनी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको कर सकते हैं। बिल्कुल, अब पहले ये होता था कि ये समर का इंतज़ार करते थे जब सारी लीग्स खत्म होती थी, इनकी छुट्टियां होती थी, तो वो छुट्टियों में दिन निकाल के फिर जाते थे। अब तो उधर ही खेल रहे हैं, तो जब दिल चाहे चले जाएंगे, और वो भी प्रोटोकॉल और उन चीज़ों के साथ बल्कि ज़्यादा। चलिए, बहुत अच्छी खबर, ये कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। आप इस प्रोग्राम को रिपीट में fastsports.tv हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर देख सकते हैं, और हमारे YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं फास्ट स्पोर्ट्स PK।
और इसके साथ साथ अगर आप में भी स्किल्स हैं और आप जो हैं वो भी फुटबॉल में आगे जाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे आप अपनी वीडियोस हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि आपकी ये वीडियोस जो हैं उनको हम फीचर करेंगे प्रोग्राम में, और जो बेस्ट वीडियोस जिनकी होंगी उनको फिर हम यहाँ अपने स्टूडियो में भी बुलाएंगे और जितना हमारे से फास्ट स्पोर्ट से मुमकिन हुआ उनकी हेल्प करेंगे पाकिस्तान की नेशनल टीम में जाने तक की। और आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहर याब आफरीदी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।